बोलो या आप हैकिंग बोलो, या तो मैं मशीन हैक कर रहा हूँ या मैं वोट चुरा रहा हूँ। ये हमारे मुद्दे तो दिख रहे हैं जमीन पर। 20 घंटे लाइट आ रही है अब बिहार में। देखिए ऐसा है, राजनीति में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जनता तो जवाब देगी भाई। 6 तारीख 11 तारीख को जनता का जवाब आना है। वो तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने पार्टी बनाई, जनता को बरगलाया, और जब समय आया तो मिट से ट्विस्ट इंडिया हो गए। जिस पार्टी के सिंबल को नहीं पहचान रही जनता, उस पे कैसे जनता वोट करेगी? मुझे आई मीन डाउट। सीएम तो कोई कार्यकर्ता ही बनता है ना। सीएम तो प्रदेश का नेतृत्व बनेगा। में करो, जीतने पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, हारने पे उनका चेहरा क्यों नहीं हो? नहीं, अब हम औरंगजेब को पढ़ाएं अपनी किताबों में, या अकबर को पढ़ाएं? नहीं पढ़ाएंगे हम। होंगे कि मोदी जी कह रहे हैं कि जी रील बनाते हैं बच्चे और उससे पैसा कमाते हैं। तो तेजस्वी ने कहा यहाँ पे लोगों को यानी पढ़ाई नहीं, मो पीएम बोल रहा है कि रील बनाओ। इसमें माँ-बाप का भी कुछ बयान आया, जिन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूँगा कि भैया तू रील मत बना। जब चुनाव आता है तो तेजस्वी जी निकल के आ जाते हैं, राहुल जी निकल के आ जाते हैं, नहीं तो कोलंबिया में कॉफी पीते हैं। आज तक कोई गेन नहीं करके दिया कांग्रेस को। वो क्योंकि शहजादे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनपढ़ गॉसिप के एक और खास एपिसोड में। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनसे हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। फिर बात आएगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी जो भाजपा के नेतृत्व में ना बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। वो आखिर परिवर्तन किस वजह से हुए हैं, ये सब सवाल बहुत से लोगों के मन में है। क्योंकि गाजियाबाद महानगर के मंत्री हैं भाजपा की तरफ से, और आपको बता दें इस समय जिस तरीके से वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति सवालों के जवाब दे रहे हैं ना, तो भाजपा ने भी उनको आगे किया है कि वो उनकी बातों को रख सकें, और जो दुविधा और सवाल उठ रहे हैं दूसरों के मन में, आज वो भी हम पूछेंगे उनसे। बहुत स्वागत है पंडित गुंजन शर्मा जी का। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहला सवाल, क्योंकि बिहार इस समय सबसे हम कह सकते हैं ना टॉपिक छिड़ा हुआ, क्योंकि 6 नवंबर को पहला मतदान है, 14 नवंबर को रिजल्ट भी आना है। बिहार में क्या देख रहे हैं इस बार आप भाजपा के लिए? आपको कुछ और दिखता है कि भाजपा के अलावा? इस बार बहुत कुछ है। सवाल जनस्वराज पे भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी ने रैलियाँ कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और कहीं न कहीं मतलब महाराष्ट्र में भी कर रहे थे, प्रशांत किशोर भी हैं इस बार, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में भी था। छत्तीसगढ़ में तो आप ही के लोगों ने बहुत कहा कि यहाँ तो भाजपा साफ हो जाएगी, यहाँ तो दोबारा से मुख्यमंत्री रिपीट होगा। ऐसा हुआ तो नहीं ना? लेकिन अगर पीछे का देखा जाए, जिस तरीके से बात चल रही है, राजस्थान में हुआ ऐसा कि वहाँ सरकार गई, और भी आई, स्टेट भी 1-2 स्टेट और भी हैं ऐसे, अगर उन पे बात की जाए तो वो है। एमपी में आई, राजस्थान में आई, लेकिन यहाँ तक कि दिल्ली में भी आई, जो 2014 में भी नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। अ, ठीक है, सरकार आई, मानते हैं। लेकिन लोकसभा में हमने देखा था कि किस तरीके से सीटें भी चटकी थी, और कहीं न कहीं जो कांग्रेस का एक बेस था, वो यूपी को लेके मजबूत हुआ है। दूसरे राज्यों में भी, वहाँ पे भी ममता बनर्जी को नहीं, क्योंकि वहाँ भी भाजपा गई थी, पूरे दमखम से उतरी थी। तो यही तो राजनीति की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट आती तो आप आरोप लगाते ना। आप जो आज आरोप लगाते हो, वोट चोरी, हैकिंग, एक चीज तय करो, वोट चोरी है हैकिंग। अब वो खुद को नहीं पता मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, वोट चोरी को या तो आप वोट चोरी बोलो या आप हैकिंग बोलो, या तो मैं मशीन हैक कर रहा हूँ या मैं वोट चुरा रहा हूँ। आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे रुक गई। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। इस बार तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से असंतुलित दिख रहे हैं। पर जो घर नहीं जोड़ पा रहा भाई, वो कैसे राज्य जोड़ेगा? वो घर नहीं जोड़ पा रहा अपना। तो ऐसी चीजें तो राजनीति में उसके भाई बहन अपने आपस में लड़ते घूम रहे हैं, वो उनको एक नहीं कर पा रहा। वो कैसे जनता के लिए काम करेगा? जो अपने देखिए, जब किसी घर में टूट होती है तो उसका कारण क्या होता है? लालच। वो खुद इतना लालची है। वो क्या कि वो बिहार की जनता को आखिर क्या दे पाएंगे? जनरल राज से ऊपर तो मुझे लगता है ही कुछ दे पाएंगे। नहीं, उन्होंने तो कल जो मैनिफेस्टो जारी किया है, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी लुभावना मैनिफेस्टो है। लगभग 20 जिस दिन ज्वाइन करेंगे अगर वो बतौर मुख्यमंत्री, तो वहाँ पे वो नौकरी देने वाले हैं। 2500 पेंशन देंगे, जो संविदा कर्मी उनको फिक्स करेंगे, परमानेंट करते हुए 30,000 की देंगे। आप लोग के क्या मुद्दे हैं इस बार? ये हमारे मुद्दे तो दिख रहे हैं जमीन पर। 20 घंटे लाइट आ रही है अब बिहार में।
आप जाइए, आप होके आइए वहाँ। हम सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अभी बिहार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ था पीछे, आज से 8 महीने पहले। उसमें संख्या अपेक्षित जो संगठन की तरफ से हमारी थी, वो 800 के आसपास थी और उसमें आप यकीन करेंगे 4,500 लोग थे। नहीं, संगठन बहुत बड़ा दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन। लेकिन जिस तरीके से जब पदयात्रा चल रही थी तेजस्वी और राहुल गांधी की भी, तो जन समर्थन उनको भी उसका असर दिखा ना, उसका असर नहीं देख पाए। इस पूरी देश की जनता ने देखा असर। जनता ये तो कह रही है। वो एक बंदा प्रधानमंत्री बना रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं सुन पा रहा है। और उसके बाद में जब वो घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि जनता के चुनाव कराने की तो जरूरत ही नहीं है, एक दूसरे को बधाई दे ली। तू मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री, क्योंकि राहुल जी ने घोषणा कर दी। नहीं, तो जनता की जरूरत है। तो यही तो सवाल भी है ना, अभी तक आपकी तरफ से नहीं चेहरा दिखाया गया। मैं तो कहा हम दिन नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में। नहीं, लेकिन नीतीश जी कब बदल जाते हैं तो पिछला इतिहास ही बताता है ना चीज़ों का। नहीं तो आप फ्यूचर तो आप ज्योतिषाचार्य तो नहीं है, आप तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन खुद तेजस्वी और हमने भी कुछ वीडियोज़ में देखा भी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी, चाहे वो अधिकारी की राष्ट्रगान वाली वीडियो है, वो काफ़ी वायरल हुई है, महिला को माला पहनाने वाली वीडियो काफ़ी। तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि कुछ उम्र पी या उसकी वजह से असंतुलन चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत घातक हो सकता है? देखिए ऐसा है, राजनीति में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो और अगर वो फिट नहीं है तो वो कैसे कैंपेन कर पा रहे हैं? अभी आपने भी खबर सब मीडिया चैनलों पे चली थी कि वो नाराज हो गए, बाहर नहीं आ रहे। तो फिर उसको क्या माने? वो किसका था? सीटें बटी, सबसे पहले एनडीए की बटी। जो बंटवारा हुआ सीटों का वो सबसे पहले एनडीए का हुआ। तो आप ये कहना चाहते हो कि नीतीश जी की उसमें मोहर नहीं थी, या नीतीश जी ने वो तय नहीं किया था? ये जो सवाल है वो तो जनता भी यही पूछना चाह रही है कि नीतीश जी के जनता तो जवाब देगी भाई। 6 तारीख 11 तारीख को जनता का जवाब आना है। बिहार चुनाव को लेके जनता जवाब देने वाली है ना 6 और 11 को। तो उसके जवाब का तो इंतजार करना है। और प्रशांत किशोर, वो तो मिस्टर इंडिया हो गए। नहीं, प्रशांत किशोर ने एक बात कही भी है, कई इंटरव्यूज़ में आपने खुद भी सुना होगा, नहीं तो मैं बता दूँ कि प्रशांत किशोर ने कहीं न कहीं जब गुजरात के इलेक्शंस होते थे शुरुआत में, तो मोदी जी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा जब उनको ज़रूरत थी तो मैं खड़ा था, तो मेरे पास भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है चीज़ें, और जिस तरीके से वो सतह पे उतरे हैं, सीटों को तो नहीं बता सकता कि कितने कर्मठ होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने खुद भी देखे हैं, चाहे कारागर की बात हो या चीज़ों की बात हो, लेकिन उनका है कदम, क्योंकि वो बिहार से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं, अगर मोदी जी के साथ काम किया तो मोदी जी से जाके टिकट मांग लेते। अगर राजनीति करने की इच्छा थी तो भाजपा में आके काम करते। वो तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने पार्टी बनाई, जनता को बरगलाया और जब समय आया तो मिस्टर इंडिया हो गए। भाग गए वो चुनाव से। तो ऐसे ऐसे नेता को क्या जनता एक्सेप्ट करती है? तो जनता बताएगी ना 6 तारीख 11 तारीख में। नहीं, इसमें कौन मना है? लेकिन अमित शाह जी ने अभी जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या लगता है आपको जनसुराज इस बार चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है? उन्होंने खुल के कुछ नहीं कहा। उनका बस ये बयान आया कि ये चीज़ हम 14 नवंबर को ही हम कुछ कह सकते हैं या 6 या 11 के बाद। मैंने तो आपको अपने शीर्ष नेतृत्व के जो बात चल रही है, उसके आधार पे पहले ही बताया कि वो तो 6 तारीख 11 तारीख को जो वोटिंग होगी उसका जो परिणाम होगा वो खुल के, जैसे आप वो तेजस्वी की 15 तारीख को आएगी। जैसे आप लोग तेजस्वी और महागठबंधन के लिए बात करते हैं कि इतनी ही सीटें मिलेंगी और हमें नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको तो ऐसा प्रशांत किशोर के लिए क्यों नहीं कहा? आप 14 नवंबर 2025 को मैं प्रिडिक्ट करता हूँ क्या होने वाला है। ईवीएम की चोरी, वोट चोरी पहले खुद ही तय कर लें, लेकिन बोलेंगे दोनों, ये तो तय है। ये तो आसान है। हाँ 100% उसमें कहीं कोई लेकिन विषय नहीं है। लेकिन ये विषय था, जब एसआईआर सेल की जब चल रहा था, पेपर वर्क चल रहे, तब तब उठा था। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको डिसाइड करेगी, या उसे जब से उच्चतम न्यायालय का फैसला है, तब से ना तो तेजस्वी ना तो राहुल गांधी, सारे कैंपेन्स आज से हमारा सबका तो संवैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत एसआईआर को माननीय उच्चतम न्यायालय में प्राथमिकता दे दी, उनको मान्यता दे दी। तो अब किसी के बोलने की बात ही नहीं। नहीं, ये सीधे कह बोला कि मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अब तो चुनाव में उतर तो चुके ये हैं। और सच पूछो, क्यों मनाया? अगर इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कोई प्रक्रिया चलाई जाती है, जब एसआईआर की हम बात करते हैं, अगर कोई प्रक्रिया चलाई जाती है तो आप उसको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसको लेके जनता को बरगलाने आप रोड पे निकल रहे हैं जी, हम ये यात्रा लेके निकल रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं। तो उसका असर तो दिखा भी था।
जब संविधान को लेके बात की ये थी, देखिए लोकसभा में हमने उसका असर देखा है। असर आपको दिखेगा सिर्फ 14 नवंबर 2025 को, उससे पहले कोई असर नहीं दिखेगा। गुंजन जी, इसके मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन सीट कितनी ला रही है? ये बताइए। चलिए भाजपा की सीट तो आपसे पूछूंगा तो आप बता देंगे कि 170 180 प्लस। मैं तो अपनी ही बता सकता हूँ, महागठबंधन की कैसे बताऊंगा, वो बताएंगे। नहीं मैंने बताएंगे नहीं, जैसे स्पेकुलेशन लगाई जाती है नहीं, मेरा मानना तो ये 50 से कम आएगा महागठबंधन। तो जो सेंध लगाएंगे प्रशांत किशोर, वो महागठबंधन को लगाने वाले हैं या भाजपा को? नहीं, वो होंगे तो लगाएंगे, मुझे तो लगता नहीं। नहीं सीट। मैं जिस जिस पार्टी का सिंबल अभी तक जनता के बीच में नहीं है, जिस पार्टी के सिंबल को नहीं पहचान रही जनता, उस पे कैसे जनता वोट करेगी, मुझे आई मीन डाउट। लेकिन भाजपा एक बिहार चुनाव के लिए करीबन 3 से अधिक सीएम, जिसमें योगी आदित्यनाथ की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें, और तो कहीं लगता नहीं कि तो राजनीति करना है, जब राजनीति करनी है तो उसमें क्या सीएम और क्या पीएम, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही है ना सब। नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए तो जाएंगे। जब हमेशा एक सवाल भी उठता है, हम भी उठाते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तब तो आप ये कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि भैया इनके फलानुआ की वजह से हारे। ये तो शीर्ष नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नहीं तो मान्य आए थे जी, हाँ हार हाँ, तो काम कौन करेगा? कार्यकर्ता ही तो करेगा ना। तो जो लोकल का कार्यकर्ता है, उसकी मेहनत होती है, लेकिन लेकिन श्रेय तो शीर्ष नेतृत्व को ही जाएगा। तो प्रदेश के नेतृत्व को भी जाता है। सीएम तो मोदी जी बनते नहीं जाके, सीएम तो कोई कार्यकर्ता ही बनता है ना। सीएम तो प्रदेश का नेतृत्व बनेगा। मैं करो जीतने पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, हारने पे उनका चेहरा तो नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हारने पे क्यों चेहरा देंगे हम किसी का? वो तो पार्टी का है। अगर हारी तो भाजपा हारी, जीती तो भाजपा जीती, उसमें क्या है? सिंबल तो कमल का फूल है ना। तो हमारा सर्वोच्च नेतृत्व जो है, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी, वो हमारा सर्वोच्च नेतृत्व है। उनके नेतृत्व को तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो कहते हैं, चाहे हम बात कर लें राहुल गांधी की बात कर लें, चाहे तेजस्वी की बात कर लें, सब ये कहते हैं कि तब मोदी जी को जिस जगह पे, जिस राज्य में चुनाव होता है, वहाँ जाके अपने आप को वहाँ का जोड़ने बताने लगते हैं, वहाँ का अपने आप को बेटा बताने लगते हैं, चीज़ें बताने लगते हैं। और जब नौकरी और उस पे बात होती है तो वो कहते हैं जी, अभी भाषण में एक वायरल जो हो रहा होगा, आप ये भी देख रहे होंगे कि मोदी जी कह रहे हैं कि जी रील बनाते हैं बच्चे और उससे पैसा कमाते हैं। तो तेजस्वी ने कहा यहाँ पे लोगों को यानी पढ़ाई नहीं, मो पीएम बोल रहा है कि रील बनाओ। इसमें माँ-बाप का भी कुछ बयान आया, जिन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूँगा कि भैया तू रील मत बना। हाँ, तो तेजस्वी जी रात में क्या कर रहे थे? जब रात में वो नाच रहे थे पटना की सड़कों पे, तो वो क्या कर रहे थे वहां जाकर? उन्होंने बच्चों को समझाया कि रील मत बनाओ, कहीं जाकर नौकरी कर लो। नहीं, तो आपका मानना है कि बच्चों को रील बनानी चाहिए, पढ़ना क्यों, क्या बुराई है? आप अ, सिर्फ रील नहीं बनानी चाहिए, ये तो मान सकते हैं, लेकिन रील बनानी चाहिए कहना, इसमें कहाँ बुराई है भाई? नहीं, वो कह रहे हैं कि आय का स्रोत, जैसे मोदी जी ने कहा कि आय का स्रोत रील बन। हाँ, तो है नहीं क्या? हमारे यहाँ है नहीं यूट्यूबर्स? हमारे यहाँ लोग पैसा नहीं कमा रहे उससे? नहीं, तो पढ़ाई पे क्यों नहीं बात हो रही? तो पढ़ाई पे करते हैं ना, हमसे ज्यादा शिक्षा के लिए किसने काम किया है? अब हम औरंगजेब को पढ़ाएं अपनी किताबों में, या अकबर को पढ़ाएं? नहीं पढ़ाएंगे हम दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाएंगे, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ाएंगे, हम अपने लोगों को पढ़ाएंगे ना। इनके हिसाब से तो नहीं चल सकती, जो चलता रहा वो नहीं चलेगा। यही तो माननीय मोदी जी का कहना है। नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि मोदी जी आते हैं, चुनावी जो हम कहते हैं ना कि सरगर्मियों के बीच में कुछ तोहफे दे जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते। फिर बातें पूरी हुई किसने कहा? हाइड्रो प्रोजेक्ट गया जी का, आपने देखा होगा, इतना सौंदर्यीकरण हो गया, पंचतीर्थ बन गए। लेकिन बिहार, आपको लगता नहीं कि बिहार में कुछ हुआ है? लेकिन जो हमारे आगे सवाल कर लेता हूँ, पिछले 20 साल से मैं कुछ ज्यादातर समय हम लोग रहे हैं, तो कुछ चेंज आया आपको देखा क्या? मैं आपको जवाब दूँगा उसका, लेकिन उससे पहले चलते-चलते एक सवाल और है। मेरे सहकर्मी, हमारे फील्ड के सहकर्मी ने जो अमित शाह जी से सवाल पूछा कि क्या आप गारंटी देते हैं कि अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में, आने वाले 10 साल में बीजेपी और जेडीयू ऐसा काम कर देंगी कि जो गुजरात की तरफ पलायन होता है बिहारियों का, काम को लेके चीज़ें, वो पलायन रुक जाएगा। उसमें पता है आपका क्या बयान था अमित शाह जी का? बयान ये था कि नहीं जी, पलायन तो नहीं रुक सकता, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, चीज़ें चाहिए होती है जो बिहार में नहीं है। कैसे लेंगे इसका? उसको मिसकोट किया गया
और जहाँ तक बात पलायन की कह लें या अवसर की कह लें, दोनों चीज़ों में बहुत मामूली सा अंतर है। अब जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उसी हिसाब से समझेगा। नहीं, इसलिए जानना चाहता हूँ ना, मैं ये आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं मैं है। आपको मैं उसी शीर्ष नेतृत्व ने किस मंशा से कहा, मैं वो मंशा आपको स्पष्ट कर देता हूँ। वो अवसर है। आप पढ़े लिखे हैं, आप एमबीए हैं, आपको बिहार की कोई कंपनी 20,000 रुपए में हायर करती है और गुजरात में अगर आपको 80,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या उसको पलायन समझेंगे, अवसर समझेंगे? बताइए आप। नहीं, वो तो उसके लिए प्लान ही हो गया ना। शायद वो 20,000 में लेके वो पलायन एक अलग उन्होंने साफ ये कहा कि ज़मीनें नहीं है कि जहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए। नहीं, पलायन एक अलग चीज़ है। पलायन एक अलग चीज़ है, अवसर अलग चीज़ है। आप दोनों चीज़ों को पलायन का मतलब हो गया कि वहाँ पे कुछ नहीं है तो हम जा रहे हैं। इसीलिए तो वही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपने सवाल मुझसे पूछे तो मैं वही कह रहा हूँ। तो लोग अवसर में जाते हैं। तो हमने देखा लोग अवसर में जाए। महाराष्ट्र में देखिए मनसे ने सबसे अधिक किसी को मारा तो बिहारियों को मारा। बैंगलोर साउथ चले जाइए, बिहारियों को कष्ट। तो ट्रेनें इस बार देखिए छठ में भर-भर के जा रही हैं। अच्छा, अब आपने बिहार की और छठ की बात करी, मैं पूछता हूँ आपसे चलो, शुरू कहाँ से हुई थी छठ? बिहार से। कहाँ-कहाँ मनाई जाती है आज? हाँ, ग्लोबल है। तो फिर उसका क्या मतलब है? मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर वो इतने कष्ट में हैं, तो इतने भव्यता से छठ आज एनसीआर में मनाई जा रही है, गुजरात में छठ मनाई जा रही है, यहाँ तक कि लंदन में छठ मनाई जा रही है। तो ये क्या है? ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। भाई जब हमारा देश क्या है? विविधता में एकता। तो वो विविधता चाह रही है ना, अवसर लोगों को मिल रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अवसर उनको अपनी धरती पे नहीं मिल रहे इसलिए तो वो जा रहे हैं। आपने खुद कह रहे हैं आप अपने मैं किसी को 20,000 मिल रहा है बिहार में और किसी को 60 मिल रहा है तो वो 60 की तरफ जाएगा। अब मैं आपसे मैं आपको वो ऐसे समझाता हूँ, आप सुनो। मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ। गाज़ियाबाद के बगल में नोएडा है। नोएडा के बगल में दिल्ली है। फरीदाबाद है, गुड़गाँव है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर नोएडा वाला व्यक्ति को नोएडा में आप ये थोड़ी कहोगे कि उसे अगर गुड़गाँव में अच्छे पैसे दे रहे हैं और नोएडा में नहीं दे रहा, तो वो मूव ऑन नहीं करेगा। वो अवसर को लेगा ना। तो मैं उसे पलायन कह दूँ कि वो यूपी से हरियाणा चला गया, लेकिन ये यूपी से दिल्ली चला गया। अब आपसे इसी बात पे एक सवाल, चलिए आप कह रहे हैं ना नोएडा वाला मान लीजिए गुड़गाँव जा रहा है। नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें तो जो हमारा कहीं न कहीं सिस्टम बेहतर है। मेट्रोज़ चलती हैं, आपकी डायरेक्ट कनेक्टिंग बसेज़ हैं, चीज़ें हैं मतलब हम ये कह सकते हैं जो एक आम जनता को साधन चाहिए ना वो है। जैसे अभी तक मेट्रो बढ़ के मेरठ तक भी जा रही है, तो मेरठ से भी आदमी दिल्ली अप डाउन। लेकिन बिहार से आप ऐसा नहीं है, आप जो प्लान की बात क्यों वहाँ रेल की पटरी नहीं है? या वहाँ एयरपोर्ट नहीं है? अप डाउन डेली नहीं हो सकता ना। क्योंकि अप डाउन क्यों आप में से भाई अप डाउन आप तभी तो करोगे जब आप 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में हो। तो वही तो आप बिहार से कर नहीं सकते ना, तो आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन वो अवसर है, वो पलायन कहाँ है? नहीं, आप बताओ इस पे चुनाव में मुद्दा तो ये बनता ही है ना कि बिहारियों को बिहारी मुद्दा तो वोट चोरी का बना दिया है, हैकिंग का जो इनको खुद समझ नहीं आता, ये उसका मुद्दा बनाते हैं। क्योंकि जनता को तो समझा नहीं पा रहे, तो समझाते क्या, वो मीडिया में बैठ के समझाते हैं। अपनी पार्टियाँ। अच्छा, तेजस्वी जी कितना रोड पे रहते हैं? क्या अभी भी आप नहीं, चलिए। तेजस्वी जी कितना रोड पे रहते हैं? तेजस्वी जी बताएँ? जब चुनाव आता है तो तेजस्वी जी निकल के आ जाते हैं, राहुल जी निकल के आ जाते हैं, नहीं तो कोलंबिया में कॉफ़ी पीते हैं। नहीं, वो तो उनका देखिए नहीं इसी का अगर जीवन नहीं, किसी का नहीं, माननीय मोदी जी का बड़ा साफ कहना है, अगर आप राजनीति में हैं, तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। बड़ा सीधा-सा कहना है। राजनीति का उसूल है। ये लोग उस जो प्राइमरी थिंग है राजनीति की, उसको नहीं पकड़ पाते। राहुल जी कौन से सीरियस सीरियस पॉलिटिशियन है राहुल जी। आप अपने दर्शकों से पूछिए, सीरियस पॉलिटिशियन है। जिनको यही नहीं पता कब हिंदुस्तान में रहना है, कब बाहर जाना है। इस देश के बारे में जाके जितना वो बोल सकते हैं, इस देश के खिलाफ वो बोलते हैं जाके। क्या पॉलिटिशियन है? कौन-सी जनता उनको पसंद कर रही है? नहीं पसंद तो कर रही है। नहीं, कौन से नंबर का चुनाव है ये? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। रायबरेली में तो जनता ने पसंद कर दिया ना चीज़ों का। अमेठी में हराया भी तो था ना? मैं वही कह रहा हूँ इस बार क्या पसंद करा? माँ ने सीट छोड़ी, वो जीत गए। यही हुआ ना? जो उनकी माँ की सीट थी वो जीत गए। वही मैं कर रहा हूँ। नहीं तो कम ही करा, उन्होंने आज तक कोई गेन नहीं करके दिया कांग्रेस को। वो क्योंकि शहजादे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाया जाता है।
उनका कोई तो यही तो आरोप आप लोग पे भी लगता है और भी क्या रहे, क्योंकि आप जो भाजपा की बात कर रहे थे यहाँ ही ना हरियाणा उसमें उसमें नहीं सम्राट चौधरी के जब बात भारत की कर रहे हैं नहीं मैं तो आप हरियाणा नहीं आप सुनिए, आप हरियाणा देखिए, आप राजस्थान जाइए, आप एमपी में जाइए, हम पे तो वो आरोप लग ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो जनता की पार्टी हैं। हम जो जनता आरोप तो ये भी लगता है ना दूसरी पार्टियों के जो नेता होते हैं उनको ले जाते हैं। सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए अगर बिहार में हाँ तो जो ऐसे हाँ तो जो लोग को जिनकी पार्टियां नहीं सारे सारे उनको लिया अरे भाजपा के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि आपके घर का आगे आके दरवाजा खटखटाएगा तो आप क्या करोगे, उसको अंदर ले आके पानी नहीं पाओगे। कार्यकर्ता भी तो यही सवाल उठाते हैं ना फिर भाजपा के नहीं कोई इतना ऐसा सवाल नहीं था, मेहनत हमने की और जब वक्त आया तो बाहर से आने वाले कार्यकर्ता को भी मिलता है इस पार्टी में, ये कार्यकर्ता ही है सब जिनके आप नाम मैंने अभी नाम लिए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, क्या उनके परिवारों में से कोई लोग रहे हैं? आप बताओ, आप बताओ। नहीं नहीं ये सब तो कार्यकर्ता ही है ना, और वो बड़े मन से कहते हैं, यहाँ तो मोदी जी, अमित शाह जी, शीर्ष नेतृत्व से लेके आप नीचे तक पूछ लो, आप करो ना उस पे। नो लेकिन जिस तरीके से है जिस तरीके से जो बातें होती हैं चीजों का नीतीश और मोदी जी भी एक दूसरे के एक समय खिलाफ थे चीजों को लेके ठीक है, राजनीति है। मैं वही कह रहा हूँ तो राजनीति में तो कोई किसी का है ही नहीं। आप लोग को जब लगता है तो आप लोग भी जोड़ लेते हैं चीजों नहीं को। तो हमारे यहाँ से कितने लोग गए, मैं वही तो जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से तो कोई जाता नहीं है, कोई एक आध गया होगा, वो लौट के आ गया होगा, सुबह का भूला शाम को लौट के आ गया, वो कहावत है ही हमारे यहाँ, अच्छा इस समय बट बहुत कम है वो। बड़ा जो भोजपुरी स्टार्स है ना चाहे पवन सिंह की बात कर लें चाहे खेसारी की बात कर लें चाहे मनोज तिवारी की बात कर लें चाहे रवि किशन की बात कर लें। रवि किशन और मनोज तिवारी चलिए सांसद हैं लेकिन बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है तो चुनाव में उतर रहे हैं। तो ये जो आपसी प्रतिद्वंद पवन पिछली लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं नाराज़ हो गए थे भाजपा से। हालाँकि दोबारा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आए। तो ये किस तरीके का चल रहा है? इसको किस तरीके का वार देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ भाजपा की बात कर सकता हूँ, मैं भाजपा की ही जानना चाहता हूँ मैं सिर्फ भाजपा की बात कर क्योंकि सकता हूँ। जब नचनिया जैसे शब्द आते हैं, जब खेसारी रवि किशन पे उन्होंने सीधे से कहा कि बड़े भाई ने हमारे रास्ता दिखाया था तब उन्होंने क्योंकि रवि किशन का एक गाना है कि खोल दे लहंगा रिमोट से तो हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर खेसारी तो कहते हैं बड़े लोगों ने अब जब एक दूसरे पे ऐसी टिप्पणियां होती हैं तो जनता क्या देखे? देखिए हर हर जो फील्ड है ना, जो भी आपका फील्ड है, जैसे आप पोस्ट पॉडकास्ट कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, तो आपके काम की कुछ विविधता होती है, एक अलग तरह का काम आपको करना होगा। आपसे वो अपेक्षा नहीं करी जा सकती कि आप पॉलिटिशियन बन जाएँगे, और पॉलिटिशियन जितनी शुचिता के साथ समाज में रहता है, आप उतनी शुचिता के साथ रहेंगे, क्योंकि आपके काम की अपनी ज़रूरत है। तो जिस समय वो भोजपुरी सिनेमा में थे, उस समय उन्होंने जो किया, उसको आप आज नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो राजनीति में आए इसलिए क्योंकि वो भाजपा की जो विचारधारा है उससे खिंच के आए। अरे आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन जनता को इससे मैटर नहीं करता। जनता के लिए वो एक स्टार है चीज है जनता ने मुझे आके भेज दिया ना, मुद्दा ही खत्म हो गया। लेकिन मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती? ये बात क्यों होती है कि जैसा अभी गोरखपुर में काम करते हो ना रवि किशन जी, नहीं जैसे उसकी बारी थी दिल्ली में, आप यहाँ काम कर रहे हैं जैसे जैसे पवन और खेसारी आपस में झगड़ा चलता रहता है या एक दूसरे पे वाद विवाद लगा हुआ है चीजों पे लेके तो इसमें मुद्दों की जगह इन बातों को ज्यादा आपको क्या लगता है ज्यादा हाइट क्यों मिलती है? हाइट क्यों मिलती भी है थ्री इडियट्स, दोस्त आगे बढ़ता है तो जलता तो है, है? लेकिन खुद ऐसे नहीं लीजिए लेकिन खुल के विरोध भी नहीं करते। मनोज तिवारी से कहाँ रहा दोस्त किसी ने विरोध करता है क्या? जब बड़े वो आरजेडी में होता मतलब जलता है ना, जलता तो है ना, वही है, उसको ऐसे लेनी थी बस, लाइटर मूड पे ले चलिए एकदम। बिहार के से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दिल्ली आगे लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू मिलकर कितनी सीटें ला रही हैं और क्या प्रशांत किशोर किंगमेकर की भूमिका में होंगे या नहीं? प्रशांत किशोर साहब के बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे। नहीं वो खुद तो नहीं ना लेकिन नहीं नहीं, वो उनकी पार्टी भी नहीं लड़ रही, जिस पार्टी का सिंबल लोगों को नहीं पता तो मैं उसको मानता नहीं, सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं। और पिछले 15 दिन की जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल गायब है, मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कहीं भाजपा के साथ तालमेल तो नहीं सिद्ध हो गया है? ये तो क्या वो 14 तारीख को पता लगेगा, इसको तो कैसे बताएंगे।
और रही बात जहाँ तक सीटों की, तो मुझे लगता है 170 प्लस हम जीत 170 प्लस 170 मतलब फिर से पूर्ण बहुमत वाली एक 180 100 ऐसा भी होने वाला है कि इलेक्शन अगर जीत गए तो नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा नहीं या को अब देखिए ये तो हाइपोथेटिकल है, इसको क्यों इस पे चर्चा करनी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे देश जो हाँ एक एक विपक्ष तो है ही ना हमारे यहाँ, ये जाति धर्म पंथ मजहब का हल्ला मचाने वाले, इनको विकास से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये यही करेंगे बस। एमवाई समीकरण से लगता है कि इस बार आपको नुकसान होगा। ये क्या वाई तो है ही नहीं, है नहीं है में वाई तो है नहीं ना, वाई तो हमारे साथ है। वही आपके साथ है। हाँ वाई हमारे साथ एम है, हम यूपी पे सिद्ध कर चुके हैं। एम पे यार बड़ा चिराग पासवान ने दिया है कि एम के ऊपर हम ज्यादा वो नहीं करते, वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। दिल्ली को लेके ना भाजपा हमेशा AQI लेवल को लेके आपको याद होगा कि मास्क लगा के घूमने लगती थी। अब क्यों नहीं मास्क लगा के घूम रहे? क्योंकि जबकि AQI लेवल 400 पार है, क्यों नहीं घूमते? नहीं, तब तो 700 से ज्यादा पार हो गया था शायद, मुझे जो लगता है नहीं मैं हम तो एनसीआर ही रहते हैं प्रदूषण तो तब भी था ना, आज भी है, तो अब क्यों नहीं निकल रहे? ना, तो 700 हो जाएगा तो लगा के निकलने लगेंगे, तो इतना होने नहीं दिया ना। नहीं, इस बार तो ये कहा जा रहा है कि भगवान थोड़ा मेहरबान है क्योंकि दिवाली और जो बारिश है, बारिश थोड़ा लेट तक हो गई और दिवाली पहले पड़ गई। अब तो हम भगवान राम के पुजारी है, तो हमारे ऊपर मेहरबान नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा। लेकिन हम तो सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं ना, तो हम तो भगवान में ज्यादा आस्था रखते हैं, तो भगवान हमारे साथ है ही, नहीं, सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि यमुना साफ हो जाएगी, अब सौरभ भारद्वाज की वीडियो तो आपने गिफ हुई है, आपने सॉरी यमुना साफ हुई है, दिल्ली में सरकार बने भी टाइम कितना हुआ है, आप 10 साल में यमुना साफ नहीं कर पाए, हमसे 10 महीने में आप कह रहे हो यमुना साफ कर दो। हमने करा ना, आपका जितना झाग, और मुझे उसको नापना नहीं आता, झाग को कैसे बताएंगे, बट कितनी बड़ी बड़ी झाग की चादरें होती थी, ऊपर बढ़ता जाता था वो। आज आप देखो ना यमुना जी में जाके, लेकिन जिस तरीके से छठ के लिए एक स्पेशल पानी वाली, साफ पानी वाली झील बना दी गई, उसको क्या कहेंगे? अच्छा ये पॉलिटिकल सवाल है कि सामाजिक सवाल है? ये दोनों सवाल है। पॉलिटिकल भी समाज से इसलिए क्योंकि समाज अ, दिखाने के लिए, समाज को और चीज़ों के लिए कि अलग से घाट बन रहा है। अब एक सामाजिक जवाब दे दूं इसका, जी, बिल्कुल। केजरीवाल जी से किसी ने मना किया था कि आप छठ के व्रतियों को साफ घाट मुहैया मत कराओ, या ऐसे आप अलग से साफ पानी लाके और उनको अर्घ देने के लिए जगह मत करो, किसने मना किया? अलग से घाट बनाने की क्या ज़रूरत थी? पानी अलग से गंगा नहर से लाके साफ पानी आपने दिखा दिया। जनता को दिखाना क्या चाह रही थी भाजपा? नहीं हम किसी और उसके बाद सड़क पे ग्रीन चादरें लगवा दी ताकि लोग देख ना पाएँ, ठीक है। हम किसी को कुछ दिखाना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि वहाँ जो छठ का उत्सव मनाया जाए, उस घाट पे जो अर्घ दें व्रती, उनको एक तो साफ जल उनके लिए आ जाए, जो 10 साल से केजरीवाल जी नहीं कर पाए थे। उन्होंने छठ के घाट जाने को रोक लगा रखी थी, घाट वो बना नहीं पाए थे, उनको जगह नहीं दे पा रहे थे लोग। अ, शायद आपको ध्यान हो या ना हो, मैंने वो तस्वीरें देखी है कि लोग स्विमिंग पूल्स में होटल में जा जा के अर्घ देते थे, चाहे वो डूबते सूर्य को हो या वो उगते सूर्य को। और जो आपने चादर की बात की है, तो वो तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने कहा। नहीं, तो सौरभ भारद्वाज ने तो वीडियो बना के दिखाया कि ये तो आप लोगों ने पूरे उस घाट को अपनी कमी को छुपाने के लिए जो केजरीवाल की सरकार, जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने तो पर्दा तक उठा दिया। उन्होंने तो पर्दा उठा के वीडियो बना दी। उन्होंने गलत किया वीडियो बना के। हाँ, गलत किया। जब जब सामने से हमने किसी को रोका था क्या वहाँ जाने से घाट पे? वो जो घाट था छठ व्रतियों के लिए, क्या वहाँ पे खाली वीआईपीज़ को आना था? या आम जनता को भी आना था? तो सारा पैराडोज को किसने रोका था? और वो तो वीवीआईपी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो कहते हैं ना क्यों कौन रोकता उनको? लेकिन ऐसे मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इनका काम ही चोरी करने का है। लेकिन कहीं न कहीं उस भाजपा में तो ये चीज़ आके पहले से अपने तरफ से रेखा गुप्ता कह सकती थी या दूसरे जो अधिकारी थे वो कह सकते थे। नहीं तो हमें इनकी नीचता का अंदाजा इतना नहीं था ना कि इतनी नीच हो जाएंगे। हमने कहा मना किया था, आप जाके सामने से बनाते ना भाई वीडियो।
किसने मना किया था? बट हमको हर चीज में सेंसेशन लानी है। त्योहारों में भी सेंसेशन लाएंगे, पॉल्यूशन में भी सेंसेशन लाएंगे, अपने 10 साल का काम नहीं बताएंगे, इसीलिए तो जनता ने दबा दिया। तो इसीलिए बताया ना तो कहते हैं ना एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो विपक्ष की भूमिका है कि विपक्ष की निभाओ ना, विपक्ष की भूमिका निभाओ भाई। ये नीचता क्यों करते हो? सामने से जाओ ना, घाट की फोटो लो, किसने मना करा था? रोका था किसी ने? आपको तो रोक भी नहीं सकते भाई, आप स्वास्थ्य मंत्री हो दिल्ली के पूर्व, आपको कैसे रोकेगा कोई? तो वो यही कहते हैं ना कि भाजपा या जो दिल्ली सरकार की सिक्योरिटी है वो मुझे अंदर नहीं जाने देती है। तो अब कोई गया उनके साथ क्या? वहां खड़े होकर कैसे बना लिया? अगर सिक्योरिटी होती तो वहां खड़े होकर बना लेते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये काम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अरे घरों में झांकने का काम करना तो ठीक नहीं होता, पर्दा उठा के कौन झांकता है, आप समझ सकते हो। तो चलिए दूसरी बात है, कृत्रिम वर्षा की बात हो रही थी। हम सब भी इंतज़ार में बैठे थे कि कल जब जहाज़ उड़ा था और जब सीडिंग हुई थी तो बारिश होगी। बारिश नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज की वीडियो उस पे भी आई है कि बस ये लोग ऐसे ही पैसा बर्बाद करेंगे जनता का। लुभावने चीज़ें दिखाएँगे। वो जो वीडियो ने ये सोचा था कि भाजपा वालों ने ये सोचा था, रेखा गुप्ता ने ये सोचा था कि हम सीडिंग कर देंगे, भगवान थोड़ा बादल बन ही गया है, बारिश अगर हो गई तो हम लोगों से कह देंगे और पैसा गबन कर देंगे। कि सौरभ भारद्वाज का वीडियो आपने देखा क्या? मुझे हंस रहे थे, रावण की याद आ रही थी। किस पे हंस रहे थे वो? किसके लिए हंस रहे थे? भगवान पे हंस रहे थे नहीं वो या कविता के लिए? तो वही कहा कि भगवान ने इस बार साथ नहीं और दिया। अगर जनता के साथ बुरा हो रहा था तो आपको हंसने की जरूरत थी क्या? जनता का बुरा हो रहा है और आप हंस रहे हो? क्यों हंस रहे थे भाई? क्या रीजन था, क्या था उस हंसी का मतलब? सौरभ भारद्वाज से पूछो आप। पूछूँगा, अगर उनसे जब भी पॉडकास्ट होगा तो चलो पूछो कि आप क्यों हंसे? लेकिन कम से कम आपने हंसी सुनी है क्या वो? हाँ, बिल्कुल। तो जो हंसी आपको आपको क्या लगा उस हंसी से? ठीक है, वो सरकार पे हँस रहे थे कि वो जी किस तरीके से, सरकार जनता के लिए कोई काम कर रही है तो आप उस पर हंसोगे? लेकिन सरकार जो ये कह रही थी कि इतनी बारिश करा देंगे, हमने सक्सेसफुल कोशिश कोशिश करी, उसमें 100% सक्सेस नहीं मिला, 10% 20% सक्सेस मिला। बूंदाबांदी की बात तो खुद सौरभ भारद्वाज ने कहा है। तो अब आप ये समझिए कि प्राकृतिक चीज है बारिश। प्राकृतिक चीज के साथ जब साइंस के साथ कुछ होता है तो ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। तो 100% सिक्योरिटी तो कैंसर के ऑपरेशन की भी नहीं है। 100% वो ठीक हो जाएगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बोल सकता कोई बीमारी को वो ठीक कर देगा। तो ऐसा होता है ये, लेकिन ये हंसी तो बड़ी क्रूर हंसी थी जो मुझे समझ आया। या तो रावण को शायद इमेजिन कर सकते हो आप, और ये आप सौरभ भारद्वाज। आप रावण से तुलना कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज की। तो और क्या था वो? जो जनता के दुख में दुखी नहीं हो रहा, उसको आप क्या बोलोगे? तो इसका मेरे पास इससे अच्छे शब्द हैं जी सौरभ भारद्वाज। आपका कहने का मतलब विपक्ष अपना काम ना करे। कि करे ना, हंसे ना, करे, काम तो करना ही चाहिए। वैसे काम करने की आदत है नहीं उन लोगों को, उन्हें जाते नहीं, बहुत समय दिया जनता ने। तो चलिए, ये तो हो गई सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की बात। लेकिन कब तक लग रहा है आपको कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? काम कर रहे हैं। अब आप देखो पीछे जो दृश्य आते थे, कालिंदी कुंज के आसपास जब जाते हैं, और या फिर आपका कश्मीरी गेट के आसपास, तो वहाँ झाग होते थे, गंद होता था वहाँ नीचे, गाद होती थी, दलदल टाइप। तो अभी उसमें तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है, थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद खुद तेजस्वी कह चुके हैं कि इसके बाद बंगाल जीतेंगे, वो यूपी जीतेंगे। यूपी की बात करूँ तो मैं चलिए अभी पूरे यूपी की बात नहीं करता हूँ। जहाँ आप रह रहे हैं वो बड़ी ख़ास जगह है, चाहे गाज़ियाबाद की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, क्योंकि वहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं। और अभी हाल ही में गाज़ियाबाद की बात करूँ तो वहाँ पे तो अध्यक्ष भी बदल दिए गए। जबकि जल्दी हमने देखा नहीं कि अमूमन बहुत जल्दी-जल्दी अध्यक्ष जिस तरीके से अ, परिवर्तन किया जा रहा है लेवल पे। ये परिवर्तन किस तरीके का है, क्योंकि जिस तरीके से महेश जी को लाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, फिर गाज़ियाबाद में हमने देखा है कि जो सीट थी, वो वीके सिंह की जगह दी गई, फिर वहाँ से चुनाव भी जीत गए और जो विधायक जीते हैं, संजीव जी, उनको भी मंत्री बना दिया गया है। तो किस तरीके से चल रही है इस समय राजनीति? वो संजीव जी मंत्री नहीं बने,
सुनील शर्मा जी सुनील, हाँ, माफ़ी चाहूँगा, सुनील शर्मा जी। तो बड़ा उस पे ध्यान दिया जा रहा है गाज़ियाबाद को। आखिर क्या सुगबुगाहट है? नेगेटिव चल रहा है भाजपा के लिए या पॉज़िटिव चल रहा है? नहीं, नहीं, जो परिवर्तन है वो तो संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव की प्रक्रिया चली, उसमें मयंक जी को महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, तो ये परिवर्तन जो लाया गया, और भी लोग थे जिस ये तरीके होता है, ये संगठनात्मक प्रक्रिया में होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हटा दिया, किसी को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। ये संगठनात्मक प्रक्रिया ये चलती ही है, हर 3 साल बाद होती है ये। तो जो परिवर्तन के बाद मयंक जी आए हैं, किस तरीके की चीज़ें अभी चल रही है? ये मयंक जी के आने के बाद एक चीज़ जो जिसको हमने साथ काम करके देखा है, बोलबंदी जो होती है, तो वो उसको उन्होंने खत्म किया है। और कार्यकर्ता भाव में जो कार्यकर्ता काम करना चाहता है, उनको उन्होंने बुलाया है। तो कहीं न कहीं ये बात थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि भाजपा में जो एक बात चल रही थी कि कार्यकर्ताओं की जो एक गोलबंदी, क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा ये बात, राजनीति में हो ही जाता है कभी-कभी। वो तो स्वाभाविक है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, बहुत बड़ी सेंध लगी थी भाजपा को, अगर कहा जाए। तो कहा जाता था कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही, क्योंकि कार्यकर्ता, चाहे वो अयोध्या की बात करें, चाहे जिस राम मंदिर की भाजपा अपने को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिखाती थी सफलता का, वहीं पे वो असफल हो गई। तो इस बार इन सब चीज़ों की वजह से, नहीं, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी ये चाहिए। उसपे तो हमें उस उपचुनाव पे भी आप वो वहीं जीते थे, हम अयोध्या में ही जीते थे, वहीं की एक सीट थी। देखिए, वो आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं उस पे भी आऊँगा उपचुनाव पे। तो क्या ऐसी चीज़ें बदली जा रही हैं, जो वही इसीलिए कि जो गोलबंदी की बात, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा चर्चा, क्योंकि क्या वो गोलबंदी फिर समझ में आ गई है पार्टी नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, या किस तरीके से? क्योंकि आप बतौर कार्यकर्ता बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, हुँ। बात समझ से आप जुड़े हुए हैं चीज़ों का, हम इस चीज़ को, जनता भी थोड़ा समझना चाहती है, क्योंकि हमेशा भाजपा ये कहती है कि आरएसएस अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन हमने देखा है कि ये दोनों अलग नहीं। हुँ। देखिए, संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जब शुरू से आते हैं, तो उनके अंदर एक कार्यकर्ता का भाव होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग विचारधारा से प्रभावित होकर आ जाते हैं, जिनके बाद संगठन का अनुभव थोड़ा कम होता है। तो जब वो लोग आते हैं, तो वो अपने तरीके से काम तो दोनों ही तरीके से होगा। वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ता को अपेक्षा-उपेक्षा, क्योंकि उनकी अपेक्षा होती है। जब वो अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं होता, तो उनको लगता है हमारी उपेक्षा हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर इंसान का काम करने का जो तरीका है, वो अलग होता है। जैसे मयंक जी जो आज काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता का जो भाव है, वो बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता, वो ऊपर आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जो जिस तरीके से 27 की अगर बात की चुनाव की, तो अखिलेश यादव और योगी जी फिर से आमने-सामने होंगे, जो सबसे बड़ा इस समय दिख रहा है। क्या लगता है आपको, तीसरी बार रिपीट होंगे या नहीं होंगे? 100% रिपीट होगी। योगी जी ही आएँगे, और कोई है ही नहीं। सही नहीं? हाँ, तो चलिए आपसे एक 6 महीने या साल बाद फिर से करेंगे, क्योंकि तब तक ज़्यादा परिस्थितियाँ समझ चुके होंगे हम यूपी की। नहीं, मैं तो आपको आज जो बता रहा हूँ, वो आप समझ लो उसको। 100% रिपीट। लेकिन पिछली बार सीटें बढ़ गई थी काफ़ी, अखिलेश जी की, हो जाता है कभी-कभी। कभी-कभी। चलिए इस पे फिर मिलेंगे तो ज़रूर चर्चा करेंगे। तो हमारे अनपढ़ गॉसिप में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।